हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर आनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले मैंने आपकी एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि आनुवांशिकता का प्रयोग किसने किया, कब किया और उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और उन्होंने मटर के पौधे को क्यों चुना और मटर के पौधे में जो 7 जोड़ी विपरीत लक्षण पाए जाते हैं उनको ही क्यों लिया, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज उसके आगे अपन पढ़ेंगे। आप अपनी बुक निकाल लीजिए। जो पहला वीडियो था वो मैंने आपको बोर्ड पर समझाया था, क्योंकि उसके अंदर जो पुष्प के में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण थे उनका ही हमने अध्ययन किया था, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बोर्ड पर समझा दी। आज हम उनकी थोड़ी सी शब्दावली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए। उसके आगे हम आज पढ़ेंगे मेंडलवाद की पुनः खोज। मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियम लगभग 35 वर्ष तक उपेक्षित रहे। मतलब 35 वर्ष तक किसी को भी उनके नियमों का ज्ञान नहीं था। फिर उसके बाद में हॉलैंड के हागू डी व्रीज, जर्मनी के कॉल कॉरेंस और ऑस्ट्रेलिया के एरिक वॉन शेरमार्क नामक ने पृथक पृथक रूप से कार्य करते हुए 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। मेंडल के नियमों की पुनः खोज होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उससे पहले जब मेंडल ने ये अपने आनुवांशिक लक्षण दिए थे उस वक्त जो था जिराफ का डार्विनवाद वगैरह बहुत प्रचलित अवस्था में था, तो लोगों का ध्यान उनकी तरफ ज़्यादा था। इनके आंकड़े ऐसे थोड़े जटिल क्रम में थे, तो लोगों को थोड़ा मुश्किल समझ में आने का था, इसलिए उन्होंने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन 3 वैज्ञानिकों के नाम आपके एग्जाम में आते हैं बच्चों। हॉलैंड के हागू डी व्रीज, जर्मनी के कॉल कॉरेंस व ऑस्ट्रेलिया के एरिक वॉन शेरमार्क ने पृथक पृथक रूप से कार्य करते हुए 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। आनुवांशिकी शब्दावली। मेंडल द्वारा प्रस्तुत किए गए वंशागति के नियमों को समझने के लिए निम्न तकनीकी शब्दों का समझना अत्यंत आवश्यक है। जीन। सबसे पहला होता है जीन। वह कारक जो किसी एक लक्षण को कंट्रोल करता है उसे जीन कहते हैं। मेंडल द्वारा उपयोग में किए गए कारक शब्द को जॉनसन ने जीन नाम दिया था। ठीक है, तो उसके बाद में एलील, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी, वो क्या होते हैं? किसी एक लक्षण को कंट्रोल करने वाले जीन के 2 विपरीत स्वरूपों को युग्म विकल्पी कहते हैं। जैसे पौधे की ऊंचाई को नियंत्रित करने वाले जीन के 2 युग्म विकल्पी होते हैं। एक तो टी, जिसे कैपिटल टी कहा जाता है, और एक होता है स्मॉल टी, जिसे कि कैपिटल टी जो होता है वो लंबापन दर्शाता है और स्मॉल टी जो होता है वो बौनापन दर्शाता है। तीसरा लक्षण है समयुग्मजी। जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों एलील एक समान होते हैं तो उसे होमोजाइगस कहा जाता है। होमोजाइगस का मतलब होता है, अगर देखो बच्चों, होमोजाइगस का मीन्स होता है कि अगर कैपिटल टी लेते हैं तो वो होमोजाइगस है। स्मॉल टी यानी कि दोनों टी सेम हो, भाई कैपिटल कैपिटल है और स्मॉल स्मॉल है, तो वो क्या कहलाएंगे? होमोजाइगस। एक होते हैं हेट्रोजाइगस, जिसे हिंदी में बोलते हैं विषम युग्मजी। जैसे अपन ने ले लिया एक कैपिटल टी और एक ले लिया स्मॉल टी, ठीक है, तो दोनों अलग अलग हो गए। जोड़े जो थे वो दोनों अलग अलग हो गए। जोड़ों में दोनों समान हैं तो वो समयुग्मजी है, और जोड़ों में दोनों अलग अलग हैं तो वो कैसे हैं? विषम युग्मजी। एक होते हैं लक्षण स्वरूप फिनोटाइप। किसी सजीव के बाह्य प्रतीति के लक्षण स्वरूप कहते हैं। जैसे लंबे पौधे होमोजाइगस होते हैं या हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं। मतलब फिनोटाइप, और एक होता है जीनोटाइप। फिनोटाइप आप अच्छे से देखो, किसी के अंदर बाहरी करैक्टर जो हमें दिख रहे हैं, एक पौधा लंबा है या बोना है, बाहर से तुम्हें दिख रहा है, वो करैक्टर कैसे होंगे? फिनोटाइप। और अगर किसी के अंदर उसके जीन स्वरूप को दर्शाते हैं कि भाई ये अब तुम्हें ये दिख तो रहा है ये लंबा है, लेकिन अब तुम्हें क्या पता कि इसके जीन में एक डोमिनेट है और एक रिसेसिव है, इसलिए वो डोमिनेट ही करैक्टर दर्शा रहा है। कैपिटल टी ही अपना प्रभाव दर्शा रहा है, स्मॉल टी नहीं दर्शा रहा है, इसलिए वो लंबा है। या अपन ये देख सकते हैं उसके लंबेपन में कि दोनों कैपिटल टी हैं, इसीलिए वो लंबा है। तो अगर उसकी जीन की संरचना को देखा जाए, बाहरी लक्षण को न देखकर जीन की संरचना को देखा जाए कि शुद्ध लंबा है या अशुद्ध लंबा है। अगर शुद्ध लंबा होगा तो दोनों कैपिटल टी आएंगे, और अशुद्ध लंबा होगा तो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी आएंगे। तो वो किसको दर्शाता है? जीनोटाइप को। एक होते हैं डोमिनेट करैक्टर या प्रभावी लक्षण। वह लक्षण जो अफन पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं उन्हें डोमिनेट करैक्टर या प्रभावी लक्षण कहते हैं, और वह लक्षण जो अफन पीढ़ी में सभी को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं उन्हें रिसेसिव करैक्टर या अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो मेरे बात सबको समझ में आ गई होगी। फिनोटाइप मीन्स बाहरी करैक्टर, जीनोटाइप यानी जीनी संरचना,
डोमिनेट करैक्टर यानी कि प्रभावी लक्षण जो अपन पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पाता है, जैसे लंबा जो है वो कहता है कि मैं डोमिनेट हूँ, मैं ही अपना प्रभाव दर्शाऊंगा। तो पौधे जो होते हैं बोनापन और लंबापन अगर एक साथ आ जाए दोनों करैक्टर, तो वो पौधे क्या होंगे, लंबे ही होंगे, वो बोने नहीं होंगे। अगर दोनों आ जाए स्मॉल टी तब वो बोने होंगे। अप्रभावी लक्षण वह लक्षण जो अपन पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। अब आता है एक पॉइंट कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड यानी कि वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे मोनोहाइब्रिड कहा जाता है, और जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है जिसे डाईहाइब्रिड कहते हैं। बच्चों, अपन ने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि मोनो एक लक्षण का मतलब क्या होता है कि भाई अपन ने लंबापन ले लिया, ठीक है, लंबापन बोनापन एक लक्षण हो गया। लेकिन अगर अपन ने ये ले लिया कि लंबा भी है और पीला भी है तो दो लक्षण हो गए। तो एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे मोनोहाइब्रिड कहा जाता है, और जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है उसे डाईहाइब्रिड कहा जाता है, और जिसमें तीन लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे ट्राईहाइब्रिड कहा जाता है, और जिसमें एक साथ कई लक्षणों का अध्ययन किया जाता है उसे पॉलीहाइब्रिड कहा जाता है। हिंदी में इसे द्विसंकरण, त्रिसंकरण और बहुसंकरण नाम दिया गया है। एक बच्चों एग्जाम में आता है टेस्ट क्रॉस और एक होता है बैक क्रॉस। टेस्ट परीक्षण संकरण वह संकरण होता है जिसमें अपन पीढ़ी का संकरण हमेशा किसके, जैसे टी है उसका संकरण हमने करवाया अप्रभावी लक्षण स्मॉल टी के साथ में, तो वो कैसा संकरण हुआ, टेस्ट संकरण या परीक्षण संकरण। और एक होता है बैक जिसमें अपन पीढ़ी का संकरण दोनों जनकों में से किसी एक के साथ करवाया जाता है। अब जो टेस्ट कोर्स होता है उसमें हम केवल अप्रभावी ही लेते हैं उसका संकरण करने के लिए, जबकि जो बैक क्रॉस होता है उसमें हम दोनों ले सकते हैं, प्रभावी भी ले सकते हैं और अप्रभावी भी ले सकते हैं। एक होता है युद्धक्रम संकरण, वह संकरण जिसमें ए पादप कैपिटल टी को नर व बी पादप स्मॉल टी को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, और दूसरे संकरण में ए पादप टी को मादा और दूसरे में बी को टी को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो उसे रेसिप्रोकल संकरण कहते हैं। पहले उसको ले लिया मादा, फिर दूसरी बार में जो मादा था उसको नर को मादा बना दिया, तो ये रेसिप्रोकल क्रॉस हो गया। एक होता है जनक पीढ़ी पेरेंटल जनरेशन, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों का संकरण करवाया जाता है उसे जनक पीढ़ी कहते हैं। एक होती है अफन पीढ़ी के दोनों जनकों के मध्य अगर संकरण करवाया तो प्राप्त पीढ़ी को अफन पीढ़ी, और फिर अफन पीढ़ी का आपस में कराया तो अफटू पीढ़ी, ठीक है। और एक संकरण से प्राप्त अनुपात को एक संकर अनुपात और द्विसंकरण से प्राप्त अनुपात को द्विसंकर अनुपात कहा जाता है। तो ये हो गई मेंडल की शब्दावली। एक बार मैं वापस समझा देती हूँ आपको। जीन क्या होते हैं, वह कारक जो किसी एक लक्षण को कंट्रोल करते हैं उसे जीन कहते हैं, और उनके करैक्टर को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी लक्षणों या स्वरूपों को एलील कहा जाता है, जैसे हिंदी में युग्म विकल्प भी कहते हैं। एक होमोजाइगस होता है, एक हेट्रोजाइगस होता है। होमोजाइगस में वाले जीन दोनों एलील एक समान होते हैं, हेट्रोजाइगस में दोनों एलील अलग अलग होते हैं। फिनोटाइप जो बाहरी करैक्टर दिखता है, जीनोटाइप जो इंटरनल स्ट्रक्चर को दर्शाता है। डोमिनेट करैक्टर जो अपन पीढ़ी में अपना प्रभाव अभिव्यक्त कर पाता है, रिसेसिव करैक्टर जो अपना प्रभाव अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। इसके अलावा मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है, डाईहाइब्रिड, ट्राईहाइब्रिड, पॉलीहाइब्रिड, ये सब क्रॉस होते हैं। एक होता है परीक्षण संकरण और एक होता है पश्च संकरण। दोनों अलग होते हैं। परीक्षण में केवल अप्रभावी के साथ करवाया जाता है अपन पीढ़ी का संकरण, और उसमें अप्रभावी और प्रभावी किसी का, दोनों में से किसी का भी संकरण अपन पीढ़ी के साथ करवाया जा सकता है। अब आता है मेंडल के वंशागति के नियम। मेंडल ने उद्यान मटर पर संकरण प्रयोग के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें मेंडल के वंशागति या आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। इसमें पहला है प्रभाविता का नियम, और पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और स्वतंत्र अभ्युन का नियम। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा मेंडल की शब्दावली। अब ये जो वंशागति के नियम हैं, प्रभाविता के नियम हैं, वो मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी, और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रही हूँ जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद बच्चों।